गलत जानकारी है आपके पास। इस प्रकार से कोई चर्चा हमारे में अब तक नहीं हुई है। हमने पहले भी कहा कि मोदी जी बहुत बुजुर्ग नेता है, भगवान के अवतार है, काशी पुत्र गंगा पुत्र है। उनके पास बहुमत नहीं है, फिर भी उनका आंकड़ा बड़ा है खुद का, 240 का कुछ है, 232। तो हमने कहा कि पहले आप, उनके बाद हम। तो उनको पहले राष्ट्रपति भवन में जो दावा पेश किया है सरकार बनाने का, तीसरी कसम उनको लेने की इच्छा है, तीसरी कसम लेने दो, फिर चौथी कसम के बारे में हम सोच लेंगे। लेकिन चौथी कसम के लिए आपके पास चंद्रबाबू और नीतीश कुमार जैसे अगर विकल्प है तो उनसे कुछ हो सकता है? तीसरी कसम तो पूरी होने दो, तीसरी कसम होने के बाद चौथी कसम की बात आ जाएगी ना। सर, एनडीए के 303 जो हैं वो आंकड़े पार हो गए हैं। अभी कुछ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और जो पार्टियां हैं उन्होंने समर्थन दे दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब तो खेल अच्छा शुरू होगा और इंटरेस्टिंग होगा, आपको अच्छा लगेगा। जिस औरत के 10 खसम हो जाते हैं ना, देसी भाषा में बोल रहा हूँ मैं, उसको निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो प्रधानमंत्री नदी नालों के भी और जो रेलवे स्टेशनों के उद्घाटन भी खुद करते थे, अब उनको पता चलेगा कि कैसे होगा। जो अपने साथ किसी को खड़ा नहीं होने देते थे, अब जब अलग अलग बाइट आएगी तो 1 साल में आप खेला देखेंगे क्या होगा। ये ज़्यादा लंबी सरकार चलने वाली नहीं है, आप देखिएगा। तो सर अभी क्या लग रहा है, कितनी मजबूत होगी सरकार ये आने वाले समय में, क्या पता चलेगा? ज़्यादा मजबूत सरकार नहीं होगी, कोई ठहराव वाली बात नहीं है। जिस आदमी को डिक्टेटरशिप की आदत पड़ जाती है वो इतने सारे माहौल में इतनी बेसाखियों पे नहीं चल सकता है, और झगड़े होंगे ही होंगे, और वो झगड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मध्यवर्ती चुनाव भी होंगे। तो क्या कांग्रेस के लिए आने वाले समय में सरकार बनाने की संभावनाएं बन सकती हैं? बिल्कुल बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी। मुझे लगता है कि शिवपाल यादव जी का कहना कुछ भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक बात है, जो लोकसभा के रुझान आए हैं वो लोकसभा के रुझान में ज़्यादा सीटें बीजेपी को नहीं मिली है। पहली बार अखिलेश यादव जी को 38 सीटें मिली है उत्तर प्रदेश में। लेकिन इसका ये नहीं है कि वहाँ बीजेपी ख़त्म हो गई है, वहाँ बीजेपी नहीं है। वो कुछ अलग अलग कारणों से बीजेपी की उतनी सफलता मिली नहीं है। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव जब होगा उत्तर प्रदेश में, तब बीजेपी सत्ता में आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और अखिलेश यादव ने हवा में रहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अखिलेश यादव जी को मुलायम सिंह जी ने मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन मुलायम सिंह को धोखा देने का काम अखिलेश यादव ने किया था। और अभी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ है, अभी ठीक बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी स्ट्रांग है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और पूरे देश भर के कई राज्यों में बहुत बड़ी सफलता बीजेपी को मिली है। उसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, ऐसे बिहार है, ऐसे कई राज्यों में बीजेपी को और एनडीए को अच्छी सफलता में मिली है। इसीलिए शिवपाल यादव जी के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता सरकार बनाने को लेकर। आगे आगे देखिए होता है क्या केंद्र में सरकार बनाने को लेकर। हाँ, तो जो भी कुछ ये बोलते रहेंगे, लेकिन आगे आगे क्या होता है ये इंडिया आघाड़ी नहीं देखना है। आगे आगे ये भी हो सकता है कि इंडिया आघाड़ी के कुछ पार्टियां हमारे साथ आ सकती है। जिस तरह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ममता बनर्जी भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में नवीन पटनायक थे, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में डीएमके थे, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, नीतीश कुमार हो, ऐसे कई नेता एनडीए में थे। तो मुझे लगता है कि आगे आगे क्या होता है, आगे आगे हमारा कुछ नहीं होगा, आगे आगे तुम्हारा क्या होगा वो आप संभालो आपके पार्टियों को। तो भविष्य में कई पार्टियां
हमारे साथ आ सकती है, और आती है तो अच्छी बात है, नहीं भी आती है तो हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी है और हम सरकार 5 साल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चलाएंगे। और मोदी जी बहुत ही बड़े स्ट्रांग लीडर है, मोदी जी बहुत ही ताकतवर नेता है। जरूर कम सीटें आई है, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों का आभार व्यक्त किया है। इतने बड़े लोकतंत्र के उत्सव में शामिल होने का निर्णय कई लोगों ने लिया, और जो भी मतलब मैंडेट था वो हमको मिला है, एनडीए को मिला है, और एनडीए ने सरकार बनाने का निर्णय ले लिया है। कल ही फैसला हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मान्यता देने का, और उसके बाद 2-3 दिन के अंदर मतलब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल होगा। लेकिन प्रमोद तिवारी हैं, स्वीकार कर दिया। मुझे लगता है कि जो तिवारी जी बोल रहे हैं, ये तिवारी जी तो मतलब तिवारी जी की कांग्रेस में है सवारी, लेकिन उन्होंने मतलब इसी तरह की बातें करना ठीक नहीं है। मैंडेट जरूर नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बहुमत नरेंद्र मोदी जी को मिला है, और उनके खिलाफ इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस ने अब तो देवेंद्र फडणवीस जी एक बीजेपी के सीनियर नेता है, 5 साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद भी रहे हैं, और जो सफलता जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिली नहीं, खाली 17 सीटें हमारे महायुति को मिली। इसीलिए उन्होंने डिप्टी सीएम पद पर न रहने की इच्छा व्यक्त की है। लेकिन आज उनका मुझे फ़ोन आया था, और मतलब कल के मीटिंग में आपको भी मौजूद रहना, ये भी उन्होंने मुझे बताया है। और उसके साथ साथ मैंने उनको समझाया है कि भाई आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, हम सब लोग उसके लिए जिम्मेदार है, अलग अलग कारण जिम्मेदार है, और आपने महाराष्ट्र सरकार में रहना बहुत बड़ा ज़रूरी है। और कल मेरी मुलाकात देवेंद्र फडणवीस जी के साथ दिल्ली में होगी, और मैं भी मतलब उनको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। और देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम के पद पर रहना ही चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके प्रश्न में मुझे बेहद खुशी हुई, एनडीए के नेता चुन लिए गए। ये मोदी सरकार नहीं है, खुद भी बोलना बंद कर दिया। अचानक एनडीए के प्रति और गठबंधन के प्रति ममत्व जाग रहा है। ये जो ममता है ना, ये 239 सीट की वजह से ममता आई है। हमें उम्मीद है कि ये जो अहंकार और गुरूर था, उसको नापने के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी काफ़ी हैं। मुझे बेहद खुशी है, मैं कहूँ कि बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं हुई, सीधे एनडीए की हुई। अगर आप उसको देखें प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो पहले बीजेपी को उनको नेता मानना था, फिर एनडीए में जाना था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वरक वरक अभी सामने आएंगे। बहरहाल शुभकामनाएं, और प्रधानमंत्री जी एक संदेश है, ये मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस, इससे लोकतंत्र को और ख़राब मत कीजिए, अब बंद कर दीजिए। चुनाव हो गए, और अगले चुनाव में भी ये मत करिएगा। सर मल्लिकार्जुन खड़गे गए घर पे, और जो एक वहाँ से भी एक फैसला आया कि फिलहाल इंडिया ब्लॉक जो है वो विपक्ष में ही बैठेगा। उनके नेताओं ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि नंबर अभी हमारे फेवर में नहीं है, हम विपक्ष। देखिए, कल बैठक हुई, पूरी समीक्षा भी हुई, आगे का प्रारूप हुआ, लेकिन आप लोकसभा की तस्वीर जो इस बार देखेंगे ना, आधी आधी दिखेगी, लगभग आधी आधी। अब वो अहंकार और गुरूर नहीं चलेगा, अब वो मंत्रियों का चिल्लाना नहीं चलेगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, चंद्रबाबू जी या नीतीश बाबू आपके साथ हैं, लेकिन उन दोनों की अपनी एक पृष्ठभूमि है, और वो पृष्ठभूमि उनको मोदी तेरे सुबह की जय, मोदी तेरे शाम की जय, ये कहने की इजाज़त नहीं देती है, और ये लोकतंत्र के लिए सुखद कभी था भी नहीं। सर, लेकिन शिवसेना की अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों हमारे दोस्त हैं, और वही तय करेंगे कि लोकतंत्र को बचाने में उनकी क्या भूमिका। दोस्त तो हैं ही, 19 का चुनाव तो हम साथ में लड़े थे। खुद चंद्रबाबू जी से हम लोगों के बहुत इंटरेक्शन हुए, उस समय की भी सारी चीज़ें हैं पब्लिक डोमेन में। नीतीश जी के साथ तो हम रहे, हाल तक रहे, जनवरी के महीने तक रहे। मैं इसलिए कहता हूँ कि अभी वैचारिक राजनीतिक रूप से खास तौर पे हम विलग भले हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों की राजनीति में कुछ नॉन निगोशिएबल है। ये प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को झूठ नहीं बोलने देंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करने देंगे, ये सब तो। और उसके बाद अगर ये सब नहीं करने देंगे तो बीजेपी पर बचे क्या मोदी जी वाली 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं। सर, जिस
जिसमें शामिल दल थे शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट का या फिर अजीत पवार गुट की एनसीपी, सबको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा है। खुद बीजेपी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। आप जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस साहब ने ली है, उन्होंने कहा है कि मेरी जिम्मेदारी, उन्होंने पद भी छोड़ा है, क्या कहना है? देखिए, ढाल बनने की कोशिश की है उन्होंने, लेकिन मामला दिल्ली का है। दिल्ली ने खराब किया महाराष्ट्र को, ये तो स्वीकारोक्ति सब लोग करते हैं। और अगर आपको स्मरण हो, आपने जब भी सवाल पूछा था मुझसे शिवसेना या एनसीपी के बारे में, तो मैंने कहा था कि सांसद विधायक ले जाओ, पार्टी उधर शरद पवार जी के साथ है, वोटर उनके साथ, पार्टी उद्धव जी के साथ है, वोटर उद्धव जी के साथ है। आई स्टैंड विंडिकेटेड। जो मैंने कहा, हमने कहा, वही सच साबित हुआ। पार्टी चुराने की जो पॉलिटिक्स थी ना, पार्टियों में डकैती, डाका डालने की है। अब देखिए, बीजेडी हर चीज पे इनके पक्ष में खड़ी रही, एंटी पीपल बिल तक पर इनके पक्ष में रही। किसान वाले बिल पर मैं उसका हवाला दे रहा हूं, एनसीटी दिल्ली का मामला था, आज क्या कर दिया बीजेडी को। ये सब के लिए एक सिग्नल है कि मोदी जी और अमित शाह वाली जो बीजेपी है ना, वो अटल जी वाली बीजेपी नहीं है। वो तो मान ले कभी हम यूज एंड थ्रो कहते हैं, ये लोग तो ईट एंड स्वालो, ये तो निगल जाने वाले लोग हैं। निगल गए बीजेडी को, नाम लेवा नहीं है। सर, ज़्यादा टीस हो रही है, वो सीट है अयोध्या की, जिसको हार गई है समाजवादी पार्टी से, जो वहां से जीत करके आए हैं अवधेश प्रसाद जी। वो कहते हैं कि ये अयोध्या के लोग जीते हैं, समाजवादी पार्टी नहीं जीती है। भारतीय जनता पार्टी को ये टीस है। ये मैं बता रहा हूँ, ये टीस होनी चाहिए। क्या बना के रख दिया था आपने, जो राम को लाए हैं? अरे आप लाने वाले होते हो यार। और उस मुगालते में अपने को भगवान बता बैठे, तीसरे चरण के बाद, चौथे चरण के बाद। ये जो टिन पॉट डिक्टेटरशिप वाला जो मामला है ना, कि मैं भगवान का अवतार हूं, ये सब चलता नहीं है। इस तरह का अहंकार चलता नहीं है। और मैं जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, जिस वर्ष बाबरी मस्जिद गिरी थी, उसके बाद के चुनाव में भी बीजेपी वहां हारी थी। इस बार आपने मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बना न्यायालय से, और आपने विजुअल चलाया कि आप राम से बड़े हो गए। तो भगवान दंडित करना जानता है। अयोध्या वालों ने आपको आईना दिखाया है, उस आईने में देखिए और देश को एक ऐसी सरकार इस बार दीजिए जो झगड़ा ना लग रहा है आपस में, समुदायों में। मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान, क्या क्या नहीं किया आपने। सर, एक और DSP वो शून्य पर आ गई। जो आपने मंथन हुआ पार्टी का, उसमें मायावती जी का कहना है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को दरकिनार नहीं कर सकती हैं, वो उनका एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। देखिए, वो मैंने पूरा प्रेस विज्ञप्ति पढ़ा, काहे को जाना उसमें, लेकिन मैं मानता हूं कि मायावती जी अभी भी कद्दावर, उनका एक वोट बैंक। बस थोड़ी आवश्यकता है एक दिशा की, कि जो आपका वोट बैंक है उसके अंदर संविधान का खतरा था, उस खतरे को समझना होगा। और उस हिसाब से मैं जल्दबाजी में कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की किसी को ऑबिचुअरी नहीं लिखनी चाहिए। वो जगेंगी, वो जगाएंगी। बस उनको ये फैसला लेना है कि उनकी ताकत से इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ती है। ये तो इसके खिलाफ तो पूरा देश है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो जेडीयू ने कहा है वो ठीक ही कहा है इस बारे में, कि अग्निवीर की योजना तुरंत समाप्त होनी चाहिए, लेकिन पहले सरकार तो बनने दीजिए, उसके बाद ही कहेंगे कुछ। सर, एक और बात बड़ी ये उठ रही है कि राहुल गांधी को एलओपी का पद संभालना चाहिए, क्योंकि अब तो नंबर्स एलओपी के पूरी तरीके से संवैधानिक तौर पे। पहले एक बार गठन होने दीजिए, उसके बाद जब विपक्ष का फैसला होगा तब। मगर राहुल जी एक निर्विवाद कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता हैं, उनसे उपयुक्त उन्होंने लड़ाई लड़ी है राहुल जी ने पूरे देश के अंदर, और उनसे कोई उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं है पूरे देश की इंडिया गठबंधन को लीड करने के लिए। लेकिन ये गठबंधन का फैसले होते हैं और मैं समझता हूँ ये समय पे लिए जाते हैं। हरियाणा की आवाज अब और ज्यादा मजबूत होकर लोकसभा में भी गूंजेगी। राज्यसभा में आप थे, लोकसभा में पिछली बार जो है नहीं रिप्रेजेंटेशन। सिद्धार्थ, आपकी वजह से अब आप देखो कितने लोगों का आपने नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि एक शख्स जिन्होंने कहा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है और भगवान के रूप में वो यहाँ हैं, तो निश्चित रूप से कैसे कोएलिशन बन सकती? भगवान के साथ तो कोई कोएलिशन हो नहीं सकती ना, तो इंसान के साथ हो सकती है। भगवान के साथ कैसे कोई कोएलिशन होगी? भगवान तो विशाल होता है,
तो मैंने सोचा कि मैं पूछ लूं कि भाई कैसे हो सकती है कोalition, हमें भी समझा दीजिए। और मैंने एक भी बात सुनी कि ये कह रहे हैं कि भगवान जी के जो भी है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी होगा। भगवान के साथ कैसा कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कर सकता है? वो तो मैक्सिमम प्रोग्राम होना चाहिए ना भगवान के साथ, तो कॉमन मिनिमम कैसे होगा? भगवान कॉमन है बट मिनिमम नहीं है, ठीक है ना, ये मिनिमम हो ही नहीं सकता। तो ये भी ज़रा हमें समझा दें। तो इन चीज़ों के लिए मैं सोच रहा हूँ कल से कि भाई ये प्रश्न बड़े गंभीर हैं और हमें अब तक तो समझ नहीं आई। जेडीयू एक बहुत बड़ा एलाई एनडीए की जो गवर्नमेंट बनने जा रही है उसके लिए होगा। उस पर केसी त्यागी ने एक बयान दिया है कि अब जो अगली की स्कीम है जिसके बारे में इस इलेक्शन में काफ़ी बात हुई, तो रीथिंक करने के लिए ज़रूर बोलेंगे। आपका क्या मत है? नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि इस स्कीम के बारे में बहुत लोग असंतुष्ट हैं और लोग समझते हैं कि इसका, और मैं समझता हूं कि इलेक्शन का प्रभाव भी पड़ा है अग्निवीर की, खास तौर में उत्तर प्रदेश और बाकी जगह में। तो अब दयालु भगवान को सोचना चाहिए कि भाई इस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि अब तो भगवान जी सब लोगों के विचारों के साथ ही आगे बढ़ेंगे। एनडीए ने यूनानिमसली अब इलेक्ट किया, क्योंकि कल एक और महत्वपूर्ण उनकी मीटिंग भी रही, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे सहमति बनी है। आपकी क्या अपेक्षा? नहीं, देखिए, मुझे ये भी एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि एनडीए की मीटिंग हो गई। जो मुझे समझ है संविधान की वो तो ये है कि जब भी कोई लोकसभा का इलेक्शन ख़त्म होता है कि जो भी उस समय का प्रधानमंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देते हैं, वो जैसे इन्होंने दिया। उसके बाद जो भी संसदीय दल जो भी जिसकी बहुमत हो या जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी हो उसकी एक बैठक होती है, राइट, और इसकी बैठक करने के बाद एक लीडर चुना जाता है और फिर उसके बाद लीडर चुनने के बाद अगर कोई सहयोगी दल साथ में आए तो फिर उनकी बैठक होती है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी के पास जाया जाता है और फिर ये क्लेम करते हैं कि हमारी बहुमत है, हमें सरकार बनाने का मौका दीजिए, और फिर जो भी लीडर होता है वो प्रधानमंत्री के रूप में उसकी स्वेरिंग होती है। ये मेरा मतलब कि संविधान की मुझे जो समझ है अब तक की वो ये है। लेकिन मोदी जी ने भी, क्योंकि भगवान है, इन्होंने कुछ अलग कर दिया। अब इन्होंने पहले ही एनडीए की बैठक बता दी। उस बैठक में ये मान लिया गया कि मोदी जी लीडर हैं। अभी पार्टी की तो मीटिंग ही नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये मुझे कुछ, देखो ये खेल भगवान का है। हम तो आम आदमी हैं, हम तो एक क्या कहते हैं, हम तो पुजारी हैं। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, जिस तरीके से कल इंडिया अलायंस की बैठक हुई उसमें निकल के आया कि वो पोजीशन में बैठेंगे, पर एलओपी के बारे में बात चल रही है सर, कि राहुल गांधी को एलओपी के तौर पे पेश किया जाए, इस बार वो रिप्रेजेंट करें एलओपी के नाम पे। आप कैसे देखते हैं? आपने काफी, देखिए एक कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी बात है, कौन एलओपी बनता है कौन नहीं बनता, इसमें मैं कौन होता हूँ कोई राय देने के लिए? ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, जो पार्टी डिसाइड करेगी सबको, हमें क्या इसमें कहना है, कुछ नहीं कहना। मुझे खैर समय की जानकारी नहीं है कब होगा शपथ, बट हाँ, तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कल एनडीए के तमाम लीडर्स की हम लोग की बैठक थी और एक स्वर में, देखिए ये बात सत्य है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि एनडीए की ये जीत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की ही जीत है। उनकी वजह से ही एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत मिला है। हम लोग कई बार अपने लिए लक्ष्य इतने बड़े कर लेते हैं कि अगर उसमें हल्की सी भी चूक होती है तो सवाल उठने लगते हैं। हकीकत है ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज तीसरी बार लगातार एनडीए को एनडीए को जनादेश मिला है एनडीए के समर्थन में। ये कोई मामूली बात नहीं है। इतिहास अगर मैं ठीक से जानता हूं तो शायद दूसरी बार ही ऐसा हुआ है इन 7 दशकों में कि किसी एक प्रधानमंत्री को, किसी एक गठबंधन को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिले। तो अपने में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि का श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को ही जाता है। और कल एनडीए की बैठक में एक स्वर में बिना किसी शर्त के तमाम एनडीए के घटक दलों ने
पुनः तीसरी बार महज ये एक औपचारिकता थी, बट उसको भी हम लोगों ने पूरा किया और उनके नेतृत्व को पुनः हम लोगों ने स्वीकारा है और बहुत जल्द मेरे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कहा जा रहा है कि हाजीपुर से सांसद, बिहार से चिराग पासवान भी कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। आप सब मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति जानते हैं। जीवन के कठिन दौर में था, चुनाव प्रचार में था, किसी भी भूमिका में था, मेरा लक्ष्य स्पष्ट था। लक्ष्य मेरे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना था। आज मेरे लिए सबसे बड़े उत्साह की बात यही है कि उस लक्ष्य को हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बात का उत्साह मुझ में, मेरे पार्टी के हर एक सांसद, हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता और एनडीए के हर एक कार्यकर्ता में इस बात का उत्साह है। कौन अब सरकार में आता है, नहीं आता है, कौन मंत्री बनता है, नहीं बनता है, ये किसी भी घटक दल की प्राथमिकताओं में नहीं है। मैं कई बार मीडिया चैनल्स पे सुनता हूँ कि इसने ये मांग की, वो मांग की, किसी ने नहीं। कल एनडीए की बैठक में सिर्फ हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को पुनः स्वीकारते हुए औपचारिकता हम लोगों ने निभाई है। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, इस बात की तत्परता हम सब में है। कहा जा रहा है, मीडिया में ऐसी चर्चा थी और आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि आपके पार्टी की तरफ से 2 मंत्री 3 मंत्री के पद की मांग की गई है। इसमें कितनी सच्चाई? मैं पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूं। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। इंडिया ब्लॉक की तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी हो या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो, उनको अप्रोच किया जा रहा है। क्या आपके पास भी फोन कॉल आए? महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए एक विफल प्रयास संभवतः विपक्षी दल ज़रूर कर सकता है और करने का संभवतः वो प्रयास भी कर रहे होंगे, क्योंकि इन लोगों के लिए नीति सिद्धांत मायने नहीं रखते। जनादेश का अपमान करने तक के लिए ये परहेज नहीं करते जब अपनी महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने की बात आती है। ऐसे में ये जनादेश पूर्णतः एनडीए के लिए है, एनडीए के पक्ष के लिए है। ये जनादेश मेरे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। ऐसे में कोई भी घटक दल इस जनादेश का अपमान नहीं करेगा। मजबूती से हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। जल्द सरकार बनेगी और वो 5 साल मजबूती से सरकार चलेगी। और आखिरी सवाल की एलजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा, पिछली बार भी 100%। क्या वजह मानते हो, कौन सा आपने ग्राउंड पे काम किया कि आपका स्ट्राइक रेट 100% रहा, लेकिन आपके जो एलाइज पार्टी है उनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं रहा? देखिए, मुझे लगता है पहली बात तो मेहनत का कोई पर्याय नहीं हो सकता है। जिस तरीके से मेरे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता ने मेहनत की, ज़मीनी स्तर पर जाकर, हवाई नहीं, ज़मीनी स्तर पर जाकर, उसका ज़रूर हम लोग को लाभ मिला। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे में बिहार को विकसित प्रदेश बनाने की ये सोच है। मुझे लगता है बिहार की जनता ने उस सोच का पूरा समर्थन किया, उस पर विश्वास रखा और 5 के 5 प्रत्याशी जिस तरीके से उनको जिताकर भारत की संसद में भेजने का काम किया, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ भी आता है। ऐसे में उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की भी बड़ी जिम्मेदारी अगले 5 वर्षों में हम सब के ऊपर है, जिसको बखूबी हम लोग पूरा करेंगे।